हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों, क्या आप भी नोएडा वाली साइड पे रहते हो और आप भी सोच रहे हो कि यार कहीं नोएडा वाली साइड पे मुझे हॉस्पिटल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 40s वगैरह जा और उधर देख देख के थक गए हो, आपको नहीं जॉब मिल रही है। तो आपके लिए मैं बहुत ही एक अच्छा हॉस्पिटल सजेस्ट करने जा रहा हूँ जो कि नोएडा में पड़ता है और वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा है और उनको स्टाफ की भी काफ़ी ज़रूरत है। तो अगर आपको भी एक्सपीरियंस है, जब आप फ्रेशर हो और अच्छी नॉलेज रखते हो, तो आप ज़रूर इस हॉस्पिटल में जाओ और आप जाके अपनी इंटरव्यू क्लियर करो और वहाँ पे आप काम करो, क्योंकि वहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा गेन होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं इसी हॉस्पिटल के बारे में बनाने वाला हूँ। तो कल मैं गया था हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा मुझे हॉस्पिटल, और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खुली सी जगह पे बना हुआ है। तो आप भी अगर इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हो तो ज़रूर वहाँ पे जाओ। मंडे टू सैटरडे वहाँ पे इंटरव्यूज़ चलती रहती है, तो आप जाके अपने इंटरव्यू दो, क्लियर करो और ज्वाइन करो। तो दोस्तों, उसी हॉस्पिटल के बारे में कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझे पूछे थे। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक मुझे अलग से मिले हैं, तो वो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं और आ सकते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हो और ऐसी वाली इंटरव्यू के रिगार्डिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि सबका बेनिफिट हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन था वो था हाइपर बिलिरुबिमिया के बारे में। तो आपको पता है हाइपर बिलिरुबिमिया हम बोलते हैं जब बिलिरुबिन का लेवल जो है ब्लड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मोस्टली बच्चों में होता है, जब छोटी एज के बच्चे जब बर्थ के बाद कुछ बेबी है जिनको जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनको जॉन्डिस हो जाता है तो उनका जो बिलिरुबिन लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे आप तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं, तो ये सब हमने ऑलरेडी फंडामेंटल में पढ़ लिया हुआ है कि जब भी हम मतलब जब भी बच्चे का बिलिरुबिन बढ़ता है, जब बच्चे को जॉन्डिस होता है, तो उस टाइम पे हम उनको फोटोथेरेपी देते हैं। तब हम बच्चे को न्यू नेटल आईसीयू में रखते हैं और वहाँ पे फोटोथेरेपीज दी जाती है। तो फोटोथेरेपी में आपको पता है कि एक ब्लू यूवी लाइट्स होती है जो कि बच्चे की पूरी बॉडी पे पड़ती है। वो जो लाइट है वो बच्चे का बिलिरुबिन लेवल है जो कम करने में हेल्प करती है, जॉन्डिस को ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर ये भी आपको पूछ सकते हैं कि अगर पेशेंट को या किसी बच्चे को फोटोथेरेपी चल रही है तो नर्सिंग को क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, हमें बच्चे की आइज़ जो है उसको कवर करके रखना होता है ताकि जो आइज़ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए आइज़ को हमेशा कवर करके रखना होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो नीचे फाइबर ऑप्टिक एक ब्लैंकेट होता है वो भी बिछाना होता है, तो वो भी फोटोथेरेपी के साथ ही हेल्प करता है। तो दूसरा और सबसे फेवरेट क्वेश्चन हर हॉस्पिटल के अंदर आता ही आता है, वो है पोजीशंस के बारे में। पोजीशंस के बारे में तो हर बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप कहीं भी चले जाओ। तो पोजीशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको पोजीशंस का पता होना चाहिए जो मेन यूज़ करते हैं। जैसे स्पाइन पोजीशन होती है, स्पाइन प्रोन पोजीशन है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है, सिम्स पोजीशन हो गई, फॉलोअर पोजीशन, सेमी फॉलोअर पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। तो ऐसे काफ़ी सारी पोजीशंस होती है जो कि आपको पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे में क्या होता है कि सुपाइन पोजीशन, जैसे हम रात को सोते हैं बेड पे फ्लैट, उसको हम स्पाइन पोजीशन बोलते हैं। स्पाइन पोजीशन जो है वो अगर किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो उसके बाद अगर आपको पूछे तो स्पाइन पोजीशन हम देते हैं पेशेंट को, ठीक है। सेकेंडली प्रोन पोजीशन आता है, जैसे ARDS वाले पेशेंट होते हैं ना, सीवियर जिनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो उस टाइम पे अगर उनकी सैचुरेशन मेंटेन नहीं होती तब हम उनको प्रोन पोजीशन देते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई वेंटिलेटर पे पेशेंट है उनकी तो हम सेकेंड वाली पोजीशन चेंज करते रहते हैं, तब भी हम प्रोन पोजीशन दे सकते हैं। तो थर्ड में आती है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन कौन सी होती है कि जैसे प्रोन पोजीशन होती है उसी तरीके की सिम्स होती है, लेकिन ना ही ये साइड लेइंग पोजीशन होती है ना ही ये प्रोन होती है, ये बीच में होती है, उसको हम सिम्स पोजीशन बोलते हैं। तो सिम्स पोजीशन का यूज़ भी हम कुछ यूरोलॉजी वालों को कोई प्रोसीजर होता है या कोई गायनी का कोई एग्जामिनेशन करने के लिए या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान हम सिम्स पोजीशन देते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आती है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन भी मोस्टली ये गायनी के जो प्रोसीजर होते हैं उसमें हम देते हैं, गायनी के प्रोसीजर के दौरान देते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी रेक्टल एग्जामिनेशन हो गया या यूरोलॉजी के कोई एग्जामिनेशन हो गए, है ना, ये सब इसमें भी हम लिथोटमी पोजीशन देते हैं। लिथोटमी पोजीशन आप देख सकते हो कि कैसी होती है। तो ये सारी पोजीशन जो आप देख रहे हो इनको आपने एक बार अच्छे से दिमाग में रख लेना है कि कौन सी पोजीशन कैसे होती है, ताकि जो आपको कभी भी भूले ना कि कौन कैसी पोजीशन होती है और क्यों देते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट साइड लाइन पोजीशन या फिर लेटरल पोजीशन बोलते हैं। तो लेटरल चाहे लेफ्ट हो सकती है, राइट लेटरल हो सकती है।
तो वेंटिलेटर वाले को भी हम लेटरल पोजीशन देते हैं, राइट देते हैं, फिर स्पाइन देते हैं, फिर लेफ़्ट देते हैं। तो ऐसे हम इनकी पोजीशन चेंज करवाते हैं। और एक जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप पेशेंट को अनीमा देते हो तो कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। तो जब भी आपने अनीमा देना है हमेशा याद रखना कि हम पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, लेफ़्ट साइड पे। वो क्यों देते हैं? क्योंकि जो सिग्मॉइड कॉलन की जो एनाटमी है वो ऐसी है कि अगर आप उनको राइट लेटरल करके दोगे तो अनीमा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेफ़्ट लेटरल करके देते हो तो उसकी जो सिग्मॉइड कॉलन की अंदर से एनाटमी ही ऐसे बनी हुई है कि उसको हम लेफ़्ट लेटरल करके ही दे सकते हैं। तो वो पूरा सिग्मॉइड कॉलन के अंदर तक जाता है, फिर तभी वो हेल्पफुल होगा। अगर राइट पे देंगे तो इतना वो हेल्पफुल नहीं होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पोजीशन है हमारी डॉर्सल रेकमेंड पोजीशन। तो इसमें क्या होता है, ये भी सेम जैसे हमने पहले लिथोटमी पोजीशन देखी है वैसे ही होती है, लेकिन इसमें बस आप स्पाइन पे लेटे होते हो आप, और आपके जो नी है वो फ्लेक्स्ड होते हैं। तो ये देखने में आपको लिथोटमी पोजीशन जैसे ही लगेगी, लेकिन बस इसके ये है कि जो स्पाइन पोजीशन में ही लेटे होंगे और जो पेशेंट के नी है वो फ्लेक्स्ड करके रखते हैं। ठीक है। उसके बाद अबडक्शन एडक्शन पे भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो अबडक्शन एडक्शन का भी आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है कि अबडक्शन का मतलब है जब आपकी बॉडी से कुछ हम दूर लेके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है ना, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये हम इसको बोलेंगे अबडक्शन, क्योंकि ये मैं दूर लेके जा रहा हूँ। और एडक्शन हम बोलेंगे जब मैं पास लेके आ रहा हूँ। तो इसको याद रखने का सिंपल वे है कि एडक्शन पे ADD स्टार्टिंग पे लगेगा। ठीक है। ADD का मतलब ऐड है, कोई चीज़ ऐड हो रही है। तो ऐसे ही हम याद रख सकते हैं कि बॉडी के पास में कुछ आ रहा है, कुछ ऐड हो रही है, इस चीज़ को हम एडक्शन बोलेंगे। और अगर दूर जा रही है तो इसको हम अबडक्शन बोलेंगे। तो ऑर्थो वाले किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है अबडक्शन और एडक्शन के बारे में, क्योंकि फ्रैक्चर में मोस्टली यही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन आते हैं सेमी फॉलर पोजीशन में। तो सेमी फॉलर पोजीशन का आपको पता है कि जब भी पेशेंट को आपने चाहे RT फीडिंग देनी है, चाहे पेशेंट को कोई सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को सेमी फॉलर पोजीशन देते हैं। जो सेमी फॉलर पोजीशन होती है वो हम 35 डिग्री के एंगल पे रखते हैं पेशेंट का हेड। तो इसके बाद आती है फॉलोअर पोजीशन। जो फॉलोअर पोजीशन है वो 45 to 60 डिग्री के एंगल पे हम पेशेंट का हेड रखते हैं। जब पेशेंट को ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, है ना, या ऐसे वाले जो पेशेंट होते हैं जिनको सांस में दिक्कत होती है, तो उसको हम हमेशा फॉलोअर पोजीशन दे के रखते हैं। तो उसके बाद जो हाई फॉलोअर पोजीशन है उसमें तो पूरा हम 90 डिग्री के एंगल पे कर देते हैं, पेशेंट को बिठा देते हैं। तो उसको आप सिटिंग पोजीशन भी बोल सकते हो। ठीक है। तो मेन डिग्री भी कई बार पूछ लेते हैं कि डिग्री बताओ कि सेमी फॉलर और फॉलर की डिग्री क्या होती है। तो दोस्तों यही कुछ पोजीशंस है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। तो इसके साथ कई बार ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं कि अगर लीवर बायोप्सी किसी पेशेंट की हुई है तो उसके बाद उसको कौन सी पोजीशन देनी है। तो वो भी आपको याद रखना है कि हमेशा उसको हम राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। राइट लेटरल क्यों देते हैं? ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके, ताकि ब्लीडिंग को अवॉइड किया जा सके, ब्लीडिंग ना हो, इसके चांसेस को कम करने के लिए हम पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन देते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था फोबिया के ऊपर था। तो फोबिया कौन कौन से फोबियाज होते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। पहले फोबिया के बारे में जान लेते हैं। फोबिया क्या है? किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा डर हो, किसी अनएक्सप्लेन्ड फियर जिसको हम बोलते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, तो उसी को हम फोबिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा कि मतलब अगर आप किसी चीज़ के लिए आपको अनएक्सप्लेन्ड आपको डर है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आपके अंदर फियर है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसको आप क्या बोलते हो? तो उसको आपको याद रखना है, हमेशा हम फोबिया बोलते हैं। तो काफ़ी सारे फोबियाज़ होते हैं जो कि हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। वैसे तो आपने साइकेट्रिक में पढ़ा ही हुआ है कि फोबिया क्या क्या कौन कौन से फोबियाज़ होते हैं, लेकिन फिर भी हमने पहले पढ़ा है तो हम भूल जाते हैं, स्किप कर लेते हैं माइंड से। तो मैं जल्दी से एक बार आपको रिवाइंड करवा देता हूँ कि फोबिया कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों पहला है हमारा सोशल फोबिया। सोशल फोबिया में क्या होता है कि जो पेशेंट है या साइकेट्रिक पेशेंट है वो किसी कम्युनिटी के साथ या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इंटरेक्ट करने से उनको एक स्पेसिफिक डर होता है। वो डर होता है कि वो किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, वो अपना अकेले में रहना पसंद करते हैं। इसको हम सोशल फोबिया बोलते हैं। उसके बाद आता है एटाइकीफोबिया। एटाइकीफोबिया में क्या होता है कि जिसको फेलियर जो होते हैं, फेलियर का फियर होता है, मतलब फियर ऑफ फेलियर बोल सकते हैं इसको। तो मतलब बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको डर होता है कि मतलब किसी भी काम से या किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो वो करने जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा डर होता है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा, अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो क्या होगा। ऐसे वाले कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको हम एटाइकीफोबिया में काउंट करते हैं। तो मोस्टली इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये फियर ज़रूर आता है, क्योंकि हमें होता है कि यार
मैं यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल में कैसे जाऊँ यार, अगर मैं फ़ेल हो गया तो, अगर मेरे से पास नहीं हुआ गया तो, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो ये जो अटैकीफोबिया है इसको हम यही बोलते हैं, क्योंकि ये होता है रिलेटेड टू फेलियर से आपको बहुत डर लगता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया मोस्टली लड़कियों में होता है। तो ये होता है फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ी वगैरह आप देख के जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरती है तो उनको आप एरेक्नोफोबिया बोल सकते हो। उसके बाद आता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया हम बोलते हैं जब किसी मतलब बंद कमरे में आप अकेले चले जाओ, जितनी भी क्लोज्ड एनक्लोज्ड स्पेसेस होती हैं वहाँ पे जाके अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर, कुछ लोग होते हैं जिनको डर लगता है किसी एनक्लोज्ड स्पेस से, मतलब कोई खुली सी जगह है लेकिन पूरी बंद हुई पड़ी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डर फियर होता है, उनको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। बाकी एक एरोफोबिया होता है जिसको हम बोलते हैं कि हाइट से डर लगता है। अगर आप किसी बहुत ऊंची जगह पे जाके ऐसे नीचे देखते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है नीचे देखने का, या फिर वो नीचे देखते ही नहीं है। अगर आपको ऊंची जगह पे जाके डर लगता है तो समझ लेना आपको भी एरोफोबिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया तो आप सबको पता है, हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड है, तो फियर ऑफ वाटर, पानी से बहुत डर लगता है जिसको हाइड्रोफोबिया होता है। तो मतलब कई बार होता है ना, जैसे आप नदी के ऊपर से ऐसे निकल के नीचे देखते हो, पुल में ऐसे पानी चल रहा है, तो कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं अगर मैं गिर गया तो मुझे तैरना नहीं आता, ये सारी चीज़ें मतलब दिमाग में आती है, तो उनको ऐसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं जब पानी से आपको डर लगता है। तो दोस्तों ये चीज़ डॉग्स में देखने के लिए बहुत मिलती है, जब उनको रेबीज़ होता है उस टाइम पे उनको हाइड्रोफोबिया होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ऑफिडोफोबिया। ऑफिडोफोबिया होता है कि जिनको स्नेक्स से डर लगता है, फियर ऑफ स्नेक्स। उसके बाद आता है हमारा मीसोफोबिया। मीसोफोबिया होता है कि फियर ऑफ डर्ट या फियर ऑफ जर्म्स, कुछ जैसे ये अभी रिसेंट कोविड में मतलब बहुत लोगों को मीसोफोबिया था कि मतलब कहीं भी टच करते थे तो बस सैनिटाइज़र डाला, बस लगे रहो। ऐसे जिनको मीसोफोबिया था, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे, मतलब पूरा दिन ऐसे ही करते रहते, 500 ml जो स्टेरिलियम है या हैंड रब है वो ख़त्म कर देते थे, मतलब इतना ज़्यादा उनको वो फोबिया होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया जो है वो होता है फियर ऑफ डॉग्स। कुत्ते को देख के किसी को डर लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम साइनोफोबिया बोलते हैं। तो दोस्तों फोबियाज ये जितने मैंने आपको बता दिए, एक बार जरूर रिवाइंड कर लेना, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में किसी भी तरह का फोबिया आपको आ सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो मुझे आया था कि अगर आप किसी पेशेंट का बीपी चेक करते हो तो मतलब कितना आपको जो इन्फ्लेट करना होता है स्फिग्नोमेनोमीटर को। तो दोस्तों जब भी हम बीपी चेक करते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि मतलब फुलाते उसको मतलब इन्फ्लेट करते 200 तक ले जाते हैं। अगर मान लो मेरा बीपी, फॉर एग्जांपल मेरा बीपी कोई चेक कर रहा है तो मेरा बीपी नॉर्मल होगा, 120 तक होगा। अगर मान लो आप बीपी चेक करते हो तो सिस्टोलिक जो बीपी है 120 के बाद आपको सुनना बंद हो जाता है, मतलब आपको पल्स जो है सुननी बंद हो जाती है। उसके बाद आपको जो इसका सही आंसर है वो है 30 mm ऑफ HG, मतलब आपको 150 तक लेके जाना है। मतलब जितना भी, अगर आपको 150 तक सुनता है किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट का, 150 तक आप सुनते हो तब आपको 180 तक लेके जाना है। अगर आप 200 तक सुनते हो तो 230 तक लेके जाना है, लेकिन अगर आप 100 तक सुनते हो तो आपको 130 तक ही लेके जाना है। तो ऐसे ही इसका जो राइट आंसर है वो 30 mm ऑफ HG। जब भी आप इन्फ्लेट करते हो, ये नहीं कि किसी नॉर्मल पेशेंट का आपको 120 पे बीट सुनना बंद हो गया और आप लगे पड़े हो 200 तक लेके चले गए और बेचारे की ये पूरी दर्द करने लग जाएगी। तो इसलिए 30 mm ऑफ HG जो कि राइट आंसर है वही आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो मॉर्फिन है कार्डिक वाले पेशेंट में, अगर आप किसी को मॉर्फिन देते हो तो उसका एक्शन क्या होता है। तो मॉर्फिन जो इंजेक्शन है वो आपको पता है कि एक तो नार्कोटिक इंजेक्शन होता है, ठीक है, एक उसको हम यूज़ करते हैं सीवियर पेन के लिए। अगर किसी पेशेंट को एम्पुटेशन के बाद वाली पेन है या फिर कोई फ्रैक्चर के बाद वाली पेन है, वो पेन हो रही है तो या बहुत मतलब पेन हो रही है जो कंट्रोल नहीं हो रही, तो तब हम पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं। तो अगर आपको कार्डिक पेशेंट में पूछे कि अगर किसी को MI वाले पेशेंट को आप दे रहे हो या किसी हार्ट वाले पेशेंट को डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करा है कि मॉर्फिन दे दो, तो वो आप क्यों दे रहे हो, तो उसका जो एक्चुअल रीज़न है कि मॉर्फिन जब हम देते हैं वो क्या करता है कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है बॉडी को वो कम कर देता है। तो ऑक्सीजन की डिमांड कम करता है, यही इसका मेन रीज़न है, इसलिए हम देते हैं MI वाले पेशेंट को। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट वैसे तो होते हैं, जैसे आपको स्लीपीनेस लगेगी, है ना, और डिजीनेस टाइप का होगा, तो ये सब तो नॉर्मल सिम्टम है, आपको पता है कि क्योंकि ये सीवियर पेन को रिलीव करता है और ऊपर से नार्कोटिक है, तो ये सब सिम्टम तो हो गए ही होंगे। लेकिन जो सबसे मेन इसका सिम्टम है वो होता है ब्रेडिपिनिया।
ब्रेडिपिनिया पेशेंट को होगा जब आप मॉर्फिन देते हो, क्योंकि उनका नॉर्मल आपको पता है जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो 12 to 18 का नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपका 10 से नीचे जाता है तो उसको हम ब्रेडिपिनिया बोलते हैं। तो जब आप मॉर्फिन देते हो तो ऑक्सीजन की डिमांड पेशेंट की कम हो जाती है, तो उसके साथ साथ ये थोड़ा सिडेशन का भी काम करता है, तो इसलिए पेशेंट का जो मतलब ब्रीदिंग रेट है वो 10 से भी कई बार नीचे जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर नीचे जा रहा है तो सेचुरेशन कम हो सकती है, तो उस टाइम पे आपको ऑक्सीजन वगैरह देनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्यूपिल्स के रिगार्डिंग। तो जो क्वेश्चन आया था वो प्यूपिल्स के रिगार्डिंग था, लेकिन मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्यूपिल के रिगार्डिंग बन सकते हैं। जो हमारे ये दोनों प्यूपिल्स हैं इनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी तरीके से आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि आपको पता है कि नॉर्मल इंसान जो जैसे कि हम हैं, तो हमारे जो प्यूपिल है वो रिएक्टिव है। जैसे मेरे सामने अभी ये लाइट है, वो लाइट है, वो लाइट है, इधर लाइट है, तो सब तरफ से मेरी आंखों में लाइट पड़ रही है। तो इस टाइम पे मेरे जो प्यूपिल है उनका जो साइज़ है बहुत छोटा सा हो गया है, ठीक है। अगर ये सारी मैं लाइट्स बंद कर दूंगा, पूरा कमरे में अंधेरा कर दूंगा, तो जो मेरे प्यूपिल है वो थोड़े से डायलेट हो जाएंगे, तो उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे प्यूपिल्स है वही अलाउ करते हैं कि कितनी लाइट जो है हमारे रेटिने तक जानी है। तो बहुत एक्सेसिव लाइट हमारे रेटिने में जाने से प्रिवेंट करते हैं हमारे प्यूपिल, तो इसलिए ये डायलेट होते हैं और कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं अपने हिसाब से। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गया कि लाइट जब होगी तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, डार्कनेस जब होगी तो ये डायलेट हो जाएंगे। तो दूसरी जो चीज़ है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि प्यूपिल रिएक्टिव है या नहीं रिएक्टिव है, ये हम क्यों देखते हैं? तो ये हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए। जब आप न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हो किसी पेशेंट की, तो आप प्यूपिल की रिएक्टिविटी चेक करते हो। अगर किसी पेशेंट की प्यूपिल रिएक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या तो उसके ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है, ट्रॉमा हो गया है, या फिर उनकी जो थर्ड क्रेनियल नर्व है उसका स्प्रेशन हो गया, या फिर वहाँ पे कोई इंजरी हो गई है, या फिर कोई पेशेंट जो कोमा में चला गया है। ये सब कंडीशंस में जो हमारे प्यूपिल है वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी प्रोसीजर होते हैं जहाँ पे हमें खुद से अपने प्यूपिल्स को डायलेट करना पड़ता है। तो खुद से प्यूपिल को डायलेट करने के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, कुछ आई ड्रॉप्स आते हैं जिनके साथ हमारे प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। जैसे अगर फंडोस्कोपी वगैरह हम किसी पेशेंट की करनी है उस टाइम पे हमें पेशेंट की डायलेट करनी पड़ती है, या कोई आइज़ की सर्जरी है उस टाइम पे हमें पेशेंट के प्यूपिल डायलेट करने पड़ते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के प्यूपिल डायलेट हो गए तो उसको तो वो भी एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं मिड्रियासिस। तो इस कंडीशन का मतलब यही है कि जब आपके प्यूपिल जो है डायलेट हो गए, तो प्यूपिल के डायलेट करने के लिए एक हमारे पास आई ड्रॉप आता है जो कि ट्रोपिकामाइड नाम से आता है, और वो जैसे फंडोस्कोपी या कोई और सर्जरी के टाइम से पहले ही डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं कि आपको आधा घंटा पहले यूज़ करना है। पहले एक ड्रॉप दोनों आइस में डालनी है, फिर 15 मिनट बाद एक ड्रॉप दोनों आइस में डालनी है, फिर 15 मिनट बाद डालनी है। तो फिर आधे घंटे में ऐसे 3 बार आप डालोगे तो पेशेंट के जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएंगे, चाहे फिर लाइट आ रही है चाहे डार्कनेस है, वो फिर भी डायलेट कर देगा। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट अरेस्ट होता है तो उस टाइम पे हम पेशेंट का CPR करते हैं। CPR करते टाइम हम पेशेंट को एट्रोपिन और एपी देते हैं। तो दोस्तों जो एपिनेफ्राइन है वो जब भी आप पेशेंट को दोगे, एपिनेफ्राइन के बाद हमेशा पेशेंट के जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएंगे। कई बार होता है कि हम पेशेंट का CPR कर रहे हैं, है ना, पेशेंट को हमने एट्रोपिन एपी भी दे दिए और उसके बाद पेशेंट रिवर्ट हो गया है। तो रिवर्ट होने के बाद उनका हार्ट रेट चलने लग गया है, लेकिन उनके कई बार प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। तो अगर प्यूपिल डायलेट हो जाए तो इसका मतलब ये भी है अगर ब्रेन डेड हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाते हैं, रिएक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपने पेशेंट को एपिनेफ्राइन भी दिया है तो उस टाइम पे भी पेशेंट के जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएंगे, क्योंकि एपिनेफ्राइन जो है वो भी प्यूपिल को डायलेट करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था कि बच्चों में कौन सी साइट पे आप इंजेक्शन लगाते हो। दोस्तों आपको पता है कि बच्चों में हमेशा हम यहाँ पे थाइस में जो मसल होता है वेस्टस लेटरलिस, उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके साथ साथ इंजेक्शंस के बारे में आपको डिग्री भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे IM इंजेक्शन जो है वो हम हमेशा 90 डिग्री पे लगाते हैं। उसके बाद अगर आप सबक्यूटेनियस लगा रहे हो तो आप 45 डिग्री पे लगाओगे। उसके बाद अगर आप इंट्रावेनस लगा रहे हो तो 25 डिग्री पे लगाओगे। अगर इंट्राडर्मल लगा रहे हो तो 15 डिग्री पे लगाओगे। IM इंजेक्शंस की साइट्स अगर आपको बाई चांस पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। डेल्टॉइड मसल में लगाते हैं, वेस्टस ग्लूटियल पे लगाते हैं, वेस्टस लेटरलिस पे लगाते हैं और डॉर्सोग्लूटियल पे लगाते हैं। तो ये कुछ IM इंजेक्शंस की साइट होती है। बाकी डिग्रीज मैंने आपको बता दी है जो मेन पूछते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिक एज के बारे में पूछे तो वेस्टस लेटरलिस जो हमारा इंजेक्शन है थाइस पे लगाते हैं। 2 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए हम थाइस पे लगाते हैं इंजेक्शन। उसके बाद अगर 2 या 3 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको हम हमेशा डेल्टॉइड वाला जो मसल है वही प्रेफर करते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि उसमें पूछे थे और जो मैंने पहली वाली वीडियो में डिस्कस नहीं करे थे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए हॉस्पिटल में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए और उनके क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से होते हैं, फिर वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.